हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी की रणनीति और पाठ्यक्रम के बारे में कि बीपीएससी प्री का एग्जाम का क्या पाठ्यक्रम है, क्या रणनीति होनी चाहिए। उन सारे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि 69 बीपीएससी के लिए बचे हुए दिनों में हम कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्या है। दूसरा, विषय और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या होना चाहिए, हमें उस टॉपिक को कवर करने के लिए क्या सोर्स होना चाहिए। रणनीति क्या होनी चाहिए, दिनचर्या होना चाहिए क्या, और अभ्यास कैसे हम करें। इन सारे टॉपिक पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम जो है प्री एग्जाम के लिए कोई टॉपिक लेकर नहीं होता है। ठीक है, टॉपिक कोई स्पेशल टॉपिक लिखा हुआ नहीं होता है, बस सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर करने होते हैं। ठीक है, तो प्री एग्जाम के लिए जो अगर हम सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट वाइज की अगर बात करें कि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, मतलब पॉलिटी है। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे जितने भी पिछले 60वीं और 62वीं प्री एग्जाम से लेकर 66वीं 67वीं तक अगर देखें तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 8 से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये उसके आधार पे, प्रीवियस ईयर के आधार पे एक अनुमान है। हो सकता है इसमें कभी ज्यादा भी आ सकता है, हो सकता है इसमें कभी कम भी आ सकता है, ये सिर्फ एक अनुमान है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और इस सामान्य विज्ञान में हमारे तीनों सेगमेंट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स से अगर देखें तो 6 से 8 क्वेश्चन, बायो से 13 से 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 6 से 8 क्वेश्चन आता है। इस तरह से सामान्य विज्ञान में टोटल अगर देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन आता है। इसमें कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया। थर्ड सब्जेक्ट अगर देखें तो बिहार स्पेशल हो। ठीक है, स्पेशल स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन जो रहता है वो भी 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। चौथा सब्जेक्ट हमारा इतिहास। इतिहास में 25 से 28 क्वेश्चन रहता है। इतिहास में 25 से 28 क्वेश्चन रहता है और इस इतिहास में हमारे तीन सेगमेंट आ जाता है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों पढ़ने होते हैं हमें। और इस पूरे खंड से, पूरे इतिहास खंड से, पूरे हिस्ट्री से 25 से 28 क्वेश्चन आता है। फोर्थ सब्जेक्ट जो है, फिफ्थ सब्जेक्ट, वो भूगोल है। भूगोल में भी 3 सेक्शन हम कर सकते हैं, इसे 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक वर्ल्ड, दूसरा इंडियन और तीसरा इन्वायरमेंट। ठीक है, इससे भी 10 से 12 क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट देखें तो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। और फिर आगे जो है करंट अफेयर, करंट अफेयर से भी 28 से 30 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। मतलब कि साल 1.5 साल के अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पे हो, इन तीनों सेगमेंट से मिलाकर करंट अफेयर से 22 से 25 या 28 से 30 क्वेश्चन जो है वो हमारा रहता ही रहता है। आठवां जो है वो गणित और तर्कशक्ति, मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग से हमारा जो 10 क्वेश्चन है ये फिक्स रहता है। ये 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है, कहाँ से, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग से। ठीक है, तो इस तरह से पूरे ये सब्जेक्ट मिलाकर, ये 6 हो गए, 7, 8 सब्जेक्ट मिलाकर हमारे पूरे 150 क्वेश्चन बनते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें कितने क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, क्या हमें 150 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है या हमें सिर्फ कट ऑफ पार करने के लिए पढ़ना है। तो देखिए, प्री का जो मार्क्स होता है वो आपको मेंस में आगे ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो आप 150 का टारगेट लेकर पढ़ोगे
तो फिर आपके लिए उतना बेनिफिशियल है नहीं। तो आप टारगेट करो ऐसा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कट ऑफ पार कर जाए। और अगर कट ऑफ की बात करें तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तब तो कट ऑफ 100 के पार जाता था, 110 115 ऐसे जाता था। लेकिन पिछली बार से जब नेगेटिव मार्किंग आया तो कट ऑफ बहुत नीचे गया। और इस कारण से अगर हम कट ऑफ की बात करें कि एक अप्रोक्स कट ऑफ लेकर चले तो हम 100 मार्क्स को टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कट ऑफ इससे -5 मतलब 95 आ जाए, या हो सकता है 105 आ जाए। हालांकि 105 आने की चांसेस बहुत कम है, तो 100 हम टारगेट लेकर चलेंगे तो ये हमारे लिए इनफ होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कट ऑफ पार करना है। कट ऑफ कितना है, 100 है, तो हमें 100 मार्क्स के लिए तैयारी इतनी करनी है, ऐसी करनी है कि ये 100 मार्क्स हमारे कहीं नहीं जाए। ठीक है, तो इस 100 मार्क्स के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना होगा, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों को हम देखेंगे। तो इन सारी बातों को देखने का आखिर आधार क्या होना चाहिए। ऐसे हवा में तो नहीं कह देंगे कि हाँ ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, भूगोल इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हवा में तो नहीं कह देंगे। तो इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार हमारा होगा P/2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो भी पिछला बीपीएससी का जितना भी एग्जाम हुआ है उसके आधार पे हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। हालांकि इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन उसी में कुछ ज्यादा है तो कुछ कम है। ठीक है, तो इस आधार पर देखें अगर हम, तो सबसे पहला है वो जनरल साइंस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 20-25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा स्टेट स्पेशल हो जाएगा, स्टेट ओरिएंटेड, बिहार स्पेशल, ये भी हो जाएगा। तीसरा सेगमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा हिस्ट्री हो जाएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा करंट अफेयर हो जाएगा, ये भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये चारों सेगमेंट ऐसा है जिससे क्वेश्चन जो है वो 20 के ऊपर ही रहता है, मतलब 22, 23, 24, 30 इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका इन चारों से रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमें अगर टारगेट करना है 100 और हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये 4, 1, 2, 3, 4, तो क्या ये 4 सब्जेक्ट पढ़ के 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं? क्योंकि अगर इसमें एवरेज देखा जाए तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब लगभग अगर हम देखें तो 90 से 95 के आसपास क्वेश्चन तो इससे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर मान लो 90 से 95 क्वेश्चन रहेगा तो आप जरूरी नहीं कि ये 90 क्वेश्चन आप सही कर पाओ। पहले तो हमें टारगेट लेकर चलना है 100 का, तो टारगेट ही कम पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जवाब होगा नहीं, कि हम सिर्फ और सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट पढ़कर प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, या फिर हम अपने टारगेट 100 मार्क्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, तो करना ये होगा कि हमें और भी सब्जेक्ट्स जो है वो ध्यान देने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टॉपिक हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगला बात कर लेते हैं, हम सोर्स की बात कर लेते हैं कि हमारे लिए सोर्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तब उसके बाद हम बात करेंगे कि सोर्स के बाद बात करेंगे कि विषय व टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो सोर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट था हमारा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो अगर इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स देखिए, मार्केट में या कहीं भी सोर्स की कमी नहीं है। आप हजारों लाखों किताबें हैं एक सब्जेक्ट पे, एक टॉपिक पे, आप कह सकते हो कि बहुत सारी किताबें, तो सोर्स की कमी नहीं है। आप जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा आपके पास हो जाएगा, उतना ज्यादा आप कर लोगे इकट्ठा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी कि सारी किताबों को आप पढ़ नहीं पाओगे। दूसरा क्या,
कि अगर पढ़ भी लिए तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए जरूरी होता है हमें क्या कि सोर्स को सबसे पहले लिमिट करने का, एक ही सोर्स रखें और उसको बार बार पढ़ें, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए सबसे सोर्स की अगर बात करें तो पहले लूसेंट की, अगर पहला राज व्यवस्था और क्वालिटी की बात करें तो सबसे इसका तो रामबाण जो है एक आप कह सकते हो, इसका क्या एक तरह से आप रामबाण ये है लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये आप कह सकते हो। इसका ग्रंथ है राज व्यवस्था और संविधान का जो है लक्ष्मीकांत, इसका ग्रंथ है। इसके बाद घटना चक्र, दो सोर्स हो गए, दृष्टि और फिर लास्ट में लूसेंट। लेकिन क्या इन चारों को कवर करना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसमें से कोई दो को आप, कोई एक को आप उठाओ और किसी एक को ही प्रिफर करना है। अगर आप घटना चक्र करते हो तो घटना चक्र करो, लक्ष्मीकांत करते हो तो लक्ष्मीकांत, दृष्टि करते हो तो दृष्टि, और लूसेंट करते हो तो लूसेंट। लूसेंट हालांकि अगर आप ये पढ़े हुए हो तो लूसेंट रिवाइज करने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरा कब अच्छा है लूसेंट कि अगर आपके पास कम टाइम है तो उस कम टाइम में कवर करने के लिए लूसेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर 69 बीपीएससी की बात करें तो आज 3 अगस्त है और 30 को आपको एग्जाम है। अगर 2 दिन 3 दिन इसमें गैप करो और इसमें 3 दिन बीत गया, मतलब इसमें 28 दिन बचा और इसमें भी मान लो कि आप 27 दिन बचा, तो हमारे पास टोटल जो बचे हैं दिन 55 दिन। अब इस बचे हुए 55 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं और इस 55 दिन में अगर आप मान लो कि लक्ष्मीकांत उठाते हो, अगर पहले से नहीं पढ़े हुए हो आप, तब अगर पहले से पढ़े हुए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़े हुए हो, सब्जेक्ट अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो आप, तो अगर लक्ष्मीकांत उठाते हो तो फिर इसमें आप उलझ के रह जाओगे, फिर ये आपके लिए नहीं रहेगा। ना लक्ष्मीकांत ही कंप्लीट हो पाएगा ढंग से और न बाकी सब्जेक्ट तो छूट ही जाएगा। तो इसलिए जो है अगर इस बचे हुए दिनों में लक्ष्मीकांत उठाना ये चालाकी नहीं होगी, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, ठीक है। तो इस 69th बीपीएससी के लिए, पार्टिकुलरली 69th बीपीएससी के लिए, चूंकि टाइम कम है, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये लूसेंट, सबसे बेस्ट रहेगा लूसेंट। क्यों? क्योंकि एक तो इससे क्वेश्चन भी कम आते हैं और अगर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और आप लूसेंट कवर कर लेते हो तो इस 8 से 10 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन जो है ये तो बन ही जाएंगे। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन भी बन जाए, एक मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन बन ही बन जाएंगे, ठीक है। या ज्यादा भी आप कह सकते हो, 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन भी आप कह सकते हो कि लूसेंट से आपका कवर हो जाएगा। ये अगर इसके बाद के बीपीएससी के लिए आपको है तो लक्ष्मीकांत आप लेकर चलो, ये आप पढ़ो, ये इसका ग्रंथ है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ एक लक्ष्मीकांत। और दूसरा आप प्रेफर कर सकते हो घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें रहता है। तो ये दो हो गया, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर हो गया, पॉलिटी के लिए सोर्स कंप्लीट हो गया कि आखिर पॉलिटी के लिए क्या पढ़े, ठीक है। दूसरा हो गया क्या, बिहार, दूसरा हो गया सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए क्या करना है, तो सामान्य विज्ञान के लिए एक तो लूसेंट हो गया और दूसरा दृष्टि हो गया और तीसरा घटना चक्र हो गया। तीनों में से आप कोई भी उठा सकते हो, तीनों बुक अच्छी है और तीनों से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर टाइम आपके पास है तो आप दृष्टि भी पढ़ो और घटना चक्र भी पढ़ो, दोनों अच्छा है, ठीक है। बिहार राज्य विशेष की बात करें तो इससे इम्तियाज अहमद, जो एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। दूसरा क्राउन की भी एक बुक आती है जो बिहार विशेष की है, ठीक, क्राउन की एक बुक आती है जो बिहार विशेष की है। तो बिहार स्पेशल के लिए अगर बात करें तो इम्तियाज अहमद हो जाता है या फिर क्राउन विशेष हो जाता है, क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है वो हो जाता है, ठीक है। ये सारे किताब जो है हम आपको अभी दिखाई देते हैं। जैसे अगर बात करें लक्ष्मीकांत की, तो क्यों अभी बचे हुए दिनों में लक्ष्मीकांत जो है पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ, वो देखिए आप।
लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है। और हमारे पास दिन है 55। आप 55 दिन में इस बुक को कवर तो कर सकते हो, पढ़ तो सकते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो है वो आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। सिर्फ आप पॉलिटी में ही उलझे रह जाओगे। अगर बात करें ये लक्ष्मीकांत हो गया। दूसरा इम्तियाज साइंस के लिए अगर बात करें तो ये दृष्टि का साइंस है, जिसे आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, इसमें भी अच्छा है। और फिर बिहार स्पेशल की बात करें तो ये क्राउन है, इसका हालांकि अपडेटेड आ गया है, तो आप क्राउन को ये प्रेफर कर सकते हो। ये क्राउन जो है इससे आपका मेंस भी कंप्लीट होगा और प्री भी कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें फोकस किस पे करना है, प्री पे करना है। तो एक ये हो गया। और फिर हिस्ट्री के लिए ये दृष्टि हो गया या फिर स्पेक्ट्रम हो गया। अगला जो है स्पेक्ट्रम, ये इतनी मोटी बुक है, तो ये सिर्फ आधुनिक इतिहास का है, ठीक है। और आधुनिक इतिहास का सिर्फ इतना है, तो बचे हुए दिनों में इस चीज को आप कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक साथ ये दृष्टि है, दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक है, तो आप ये कर सकते हो। और ये हमारा क्या हो गया, लुसेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो है इतिहास के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आप अभी प्रीफर करो बचे हुए टाइम के लिए, क्योंकि कम टाइम है। अगर टाइम आपके पास है तो आप सबसे बेस्ट तो है एनसीईआरटी को आप प्रीफर कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद एनसीईआरटी से जब आपका बेस मजबूत हो जाता है तब आप किसी रेफरेंस बुक पे जाओ, या जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, तो ये हो गया। भूगोल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या देखो, लुसेंट देखो। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन भी कम आते हैं और हमारे पास टाइम भी उतना नहीं है, ठीक है। और लुसेंट के साथ साथ आप अगर वैसे जनरल बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी। अगर जनरल बात करें तो क्या प्रीफर करना चाहिए, एनसीईआरटी हमें प्रीफर करना चाहिए। तो भूगोल के लिए ये हो गया। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के लिए हमारा दृष्टि ही है। इकोनॉमी के लिए दृष्टि आप कह सकते हो, दृष्टि से आप इकोनॉमी को कवर कर सकते हो। इसके बाद करंट अफेयर के लिए क्या करें, सबसे ज्यादा सवाल यही रहता है कि करंट अफेयर के लिए कहां से पढ़ें। तो देखो करंट अफेयर के लिए मैगजीन बहुत है, हर इंस्टीट्यूट हर कोचिंग आजकल अपना मैगजीन निकाल रहा है और कोई मैगजीन खराब नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप उससे कितना टैकल कर पाते हो, कितना आप उसको ले पाते हो, ठीक है। अब पूरा सब खाना खा लिया और पचे ही नहीं तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप कोई एक मैगजीन उठाओ और उसी मैगजीन को बार बार पढ़ो और बार बार रिवाइज करो। इसमें आप प्रीफर कर सकते हो किस चीज को, तो इसमें आप प्रीफर कर सकते हो एडुटेरिया के जो बुक आते हैं, वार्षिकी और अर्धवार्षिकी, स्पीडी, ई दृष्टि या प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकी, आप ये चारों में से किसी एक को या किसी दो को प्रीफर कर सकते हो। टाइम इतना है तो आप एक को प्रीफर कर सकते हो, एडुटेरिया को आप लेकर चलो, आप उससे कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा अगर ये हुआ तो आप ई दृष्टि ले लो। तो ये दो बुक को जो है आप प्रीफर करके चल सकते हो और इनसे अपना करंट अफेयर का जो टॉपिक है ये आप कवर कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर बिहार के लिए क्या करना है, तो बिहार के लिए भी एडुटेरिया का बिहार स्पेशल जो आया है उससे आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट हो गया। तो हमने बात कर लिया क्या, पाठ्यक्रम की बात कर ली कि कौन कौन सा ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने सोर्स की बात कर ली कि क्या सोर्स है। अब हमें बात करना है कि आखिर टॉपिक क्या है, ठीक है, कि इम्पोर्टेंट टॉपिक आखिर कौन से है। तो हम बात करते हैं अब टॉपिक पे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लेकर चलते हैं कि आखिर किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये किस लिए है, तो 69th बीपीएससी के लिए। अगर इसके बाद के बीपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। अभी चूंकि टाइम कम है इसलिए आप क्या कर सकते हो कि कुछ टॉपिक को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर सकते हो, ठीक। तो हम बात करते हैं विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक की।
तो अब हम लोग बात करेंगे विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। हम लोगों ने पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लिया, क्या क्या कौन कौन से विषय हैं जो हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं, और हम सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसमें पहला सब्जेक्ट जो हम लेते हैं वो भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था के बारे में लेते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब भारतीय संविधान में किस किस देश के संविधान से लिए गए प्रावधान, उसके बारे में ये पहला। दूसरा, प्रमुख अधिनियम, जो विभिन्न अधिनियम लाए गए थे उसके बारे में। प्रमुख अधिनियम की अगर बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है एक 1858, फिर आपका 1909, 1919, 1935 और 1813, 1833 और एक 1861। ये सारे जो है एक इम्पोर्टेंट आपका क्या हो जाता है, अधिनियम हो जाता है। फिर आपका मौलिक अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें 4-5 जो आर्टिकल है वो आपको जो है खासकर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका और पंचायती राज। कुछ संस्थाएं, क्या क्या संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे, और फिर लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आप देख सकते हैं क्या कि महत्वपूर्ण संशोधन, क्या क्या हमारे संविधान में संशोधन किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है राज्य व्यवस्था के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें क्या करना है, कवर करना है। अगर आप इतना टॉपिक कवर करते हो तो इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन जो है ये आपका टैली कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें 3 सेगमेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो बायो से आता है, जो करीब 12 से 13 क्वेश्चन लगभग इससे आता है। इससे भी 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास, और केमिस्ट्री से भी 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास रहता है। कम भी रहता है, 3-4 या 4-5 के आसपास भी रहता है। तो देखते हैं अगर फिजिक्स में अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक है इम्पोर्टेंट, तो पहला तो आ जाता है यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, और ये यूनिट हो गया। दूसरा गति, तीसरा ध्वनि, चौथा ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, और फिर महत्वपूर्ण उपकरण, ठीक है। कि कई सारे गति को मापने के लिए कौन से उपकरण होते हैं, जैसे दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन से उपकरण होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपकरण हैं, तो ये सारे जो है आपको टॉपिक फिजिक्स में कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है ये टैली कर जाएगा। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें वर्गीकरण में विभिन्न वर्ग जो आएंगे उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, खासकर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट के तौर पे इसमें से आ जाता है। कोशिका और कोशिकांग भी हो जाता है, इसी में कोशिकांग मतलब कोशिका के जो अंग होते हैं वो भी, उससे भी सवाल क्या हो जाता है, बन जाता है। रोग और उनके निवारण, पोषण और विटामिन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोषण, विटामिन और रोग और उनके निवारण, ये दोनों थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मानव शरीर के तंत्र और पादप उत्तंत्र, ये सारे टॉपिक आपको बायोलॉजी में कवर करने हैं, ठीक है। बात अगर करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका है मेटल, धातु और अधातु। फिर आपका है अयस्क। ये 3 टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको टॉपिक कवर करना है वो आप क्षार और लवण है, मतलब बेस, सॉल्ट एंड एसिड, बेस, एसिड और सॉल्ट। परमाणु संरचना, पदार्थ की अवस्थाएं, कार्बन और उसके अवरोध, रासायनिक यौगिक और उनके उपयोग, ये सब आपको कवर करने हैं किसमें, केमिस्ट्री में। तो इस तरह से आप इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे तो साइंस में आपके 20 से 22 क्वेश्चन जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास
कवर हो जाएगा साइंस में। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो हमने कहा इतिहास में भी 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, और इसमें भी कितने खंड है? तो 3 खंड है, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर होता है आधुनिक इतिहास। बात करें अगर प्राचीन इतिहास की, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या हो जाता है आपका? एक सिंधु सभ्यता हो जाता है, महाजनपद काल आपका हो जाता है, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, मौर्य काल। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से टैली करता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप वैदिक सभ्यता तो स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं कह रहे कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा या क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन चांसेस जो है कम आता है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कुछ नदी के बारे में, ठीक है, कि कौन सी नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है, या फिर वेद वगैरह के बारे में इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हो? स्कैप कर सकते हो। गुप्तोत्तर काल को भी कर सकते हो, इसके और संगम काल को भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो इम्पोर्टेंट है ये आपको सिंधु सभ्यता करना है, महाजनपद काल, बौद्ध जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, ये सारे टॉपिक को जो है कवर करना ही करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन जो आपका ये टैली कर जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन जो है आपका टैली कर जाएगा। ठीक, बौद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन जो है एक यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, एक यहाँ से क्वेश्चन रहता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है। बात करें मध्यकालीन की, तो मध्यकालीन में गुलाम वंश आ जाएगा। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसमें जो आप स्कैप कर सकते हो, आप सैयद और लोधी को जो है आप स्कैप कर सकते हो, लेकिन ये 3 जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई इनके शासक के बारे में आप पढ़ सकते हो, फिर ये जो भी व्यवस्थाएं इन्होंने किया था उसके बारे में आप कवर करोगे। तो ये 3 दिल्ली सल्तनत के ये 3 जो है वंश आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मुगल काल तो है इम्पोर्टेंट, मुगल काल में सब चीज इम्पोर्टेंट है पूरा, तो वो आप पढ़ोगे। साथ ही कुछ मध्यकालीन लेखक और रचनाएं हैं वो आप पढ़ोगे। भक्ति और सूफी आंदोलन की कुछ संप्रदाय वगैरह ये, तो वो आप पढ़ोगे। फिर दक्षिण भारत का इतिहास ये आप स्कैप कर सकते हो। और मराठा में शिवाजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप मराठा में किसको कवर करोगे? शिवाजी को कवर करोगे। तो ये था इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, सामान्य विज्ञान और राज्य व्यवस्था। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने और कौन कौन से टॉपिक को स्कैप करना है। अब बात करते हैं आगे, और बात करते हैं हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं कि आधुनिक इतिहास में कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करते हैं। जो भी टॉपिक लिखा हुआ था, ऐसा नहीं कि किसी से क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं आता है, आ सकता है बिल्कुल, लेकिन उसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमें क्या करना है? ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, और जो कम इम्पोर्टेंट है, जहां से चांसेस कम रहता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम स्कैप कर सकते हैं। ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक भारत की अगर बात करें, तो आधुनिक भारत में जो सबसे पहला टॉपिक है वो यूरोपियों का आगमन। क्योंकि आधुनिक भारत जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कि जब यूरोपीय आते हैं तो वहीं से स्टार्ट होता है। तो पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। इसमें पुर्तगाली ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, इस तरह से कुछ सवाल आ सकते हैं। हालांकि यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, चांसेस कम है। इसमें सबसे ज्यादा जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें वो सारी लड़ाइयाँ, जैसे मैसूर की पहली लड़ाई, ठीक है, मराठा का पहला युद्ध, इस तरह से प्लासी का युद्ध, इस तरह से बंगाल, मैसूर, मराठा, अवध,
और तो ये सारे जो है इस टॉपिक में आज कवर होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ट्रीटी या संधि वगैरह भी आते हैं, या फिर गवर्नर जनरल के बारे में भी इसमें आपका आता है। तो ये टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से कवर करेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की अगर बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा एक आर्थिक नीति, दूसरा आपका आ जाएगा राजनीतिक, फिर क्या आ जाएगा सामाजिक, और फिर क्या आ जाएगा प्रशासनिक। तो ये सारे ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीतियां हैं, तो इससे आप क्या करोगे, इसको आप कवर करोगे। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को आप कवर करोगे। फिर क्या है, जनजाति और किसान आंदोलन, कि किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, कौन से जनजातीय आंदोलन कहाँ हुए थे, कब हुए थे, और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में इससे क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कौन कौन से सुधार किए गए, किस किन किन चीजों की स्थापना की गई, संस्थाओं की स्थापना की गई, तो इस तरह से कौन कौन से कानून लाए गए, तो ये क्वेश्चन हमारे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1857 का आंदोलन, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कहां से किस जगह से किसने क्या किया, नेतृत्व किया 1857 के आंदोलन का, तत्कालीन कारण क्या था, इस तरह से आप जो है इस चीज को कवर कर सकते हो। प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से आप इस टॉपिक को ये कवर करोगे। कांग्रेस अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रमुख पुस्तकें, संस्थाएं और पत्र पत्रिकाएं, ये भी है आपका इम्पोर्टेंट। और राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो है उदारवादी से लेकर कांग्रेस की स्थापना से लेकर आपका पूरा ये सब गांधीवादी आंदोलन, ये सब उसमें आ जाएगा। तो ये टॉपिक ये जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये आधुनिक भारत का जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपने आप में सभी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप लगभग कोई भी टॉपिक को आप स्कैप या कोई भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आधुनिक भारत जो है इससे करीब करीब 17 से 18 क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते हैं, और ये 17-18 क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आप जो है आधुनिक भारत में इन सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से जानते हैं हम लोग कि 8 से 9 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 8 से 9 क्वेश्चन आता है, चूंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो इसलिए आप सिलेक्टिव टॉपिक को आप कवर करोगे। जैसे बैंकिंग में आप पढ़ लोगे, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे। मुद्रास्फीति आप पढ़ लोगे। राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रमुख समितियां, कुछ समिति किस लिए बनाई गई थी, वो इनके उसमें बनाया गया था। बजट और आर्थिक समीक्षा, ये दोनों जो है ये हमारा करंट अफेयर का भी पार्ट हो जाता है, तो आप जो है करंट अफेयर में भी ये चीजें कवर हो जाएगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा नहीं, बस इन बेसिक नॉलेज को आप पढ़ लोगे, जो बेसिक होता है बेसिक टॉपिक, आप उसके बारे में इन सारी चीजों को पढ़ लोगे। पंचवर्षीय योजना को खासकर अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बजट और आर्थिक समीक्षा ये हो गया। अब आते हैं भारत और विश्व के भूगोल पे। ठीक है, इसमें जलवायु और मिट्टी, पठार, पर्वत, मैदान, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। द्वीप, महाद्वीप, महासागर, सागर, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनगणना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। जनजाति, इस ये भी इम्पोर्टेंट है। और महासागर, ये जलधारा, हालांकि ये महासागर टॉपिक में ही कवर हो जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया भारत और विश्व का भूगोल। इन सारे टॉपिक को आप क्या करोगे, कवर करोगे। तो हमारा क्या हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, विज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, और अर्थशास्त्र हो गया, भारत और विश्व का भूगोल हो गया। इन सारे टॉपिक के बारे में हमने देख लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। ठीक है,
अब जो बचे हुए टॉपिक है उसमें अच्छा, भूगोल में ये 3 टॉपिक और है, उद्योग, परिवहन और सौर मंडल, इनको भी आप क्या करोगे, कवर करोगे। अब जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो क्या है, तो बिहार विशेष है, उसके बाद करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, कोई टॉपिक ये नहीं करना है, कोई एक मैगजीन उठाना है और उसको पूरा रट के पी जाना है, ठीक है। तो इस तरह से समसामयिकी में कुछ ये नहीं करना है, एक मैगजीन आप उठाओ और उसका पूरा जो है हर एक डाटा आप क्या करोगे, रट के पी जाओ, बोल के पी जाओ। तो ये हो गया गणित और तर्क सर्किट। इसमें गणित में आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, इस तरह से ये सारे टॉपिक जो है आप कवर कर सकते हो गणित में। और रीजनिंग में भी आप बेसिक जो है आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया गणित और तर्क सर्किट। यहाँ से तो क्वेश्चन हमारा फिक्स है कि 10 रहता है, ये आपका 25 से 26 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन रहेगा, जो आपको क्या करना है, रट जाना है। बिहार विशेष में क्या करना है, बिहार की राज्य व्यवस्था क्या है, बिहार के इतिहास, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसी टाइम हम क्या करेंगे कि हम बिहार के इतिहास को कवर करते चलेंगे। जैसे मान लो कि आपने स्टार्ट किया मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हो, मध्यकालीन भारत आप पढ़ रहे हो, तो जब आप मध्यकालीन भारत आप पढ़ोगे उसी टाइम आप बिहार स्पेशल क्या करोगे, बिहार का मध्यकालीन बिहार आप पढ़ लोगे, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या करोगे, मध्यकालीन बिहार को भी आप कवर करोगे, ठीक है। वैसे ही प्राचीन भारत जब आप पढ़ोगे तो प्राचीन बिहार साथ ही साथ पढ़ लो, और फिर जब आधुनिक भारत पढ़ोगे तो आधुनिक बिहार या स्वतंत्रता के समय का बिहार आप क्या करोगे, पढ़ लोगे, ठीक है। तो बिहार का इतिहास इस तरह से आपका जो है कवर हो जाएगा। इसके बाद बिहार राजव्यवस्था, बिहार की राजव्यवस्था की संरचना कैसे है वो आप पढ़ोगे। फिर भूगोल, आप बिहार का भूगोल, इसमें उद्योग वगैरह आप क्या करोगे, ये पढ़ोगे। तो ये बिहार विशेष आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कि विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है वो हमने समझ लिया। तो हमने किन किन टॉपिक पे डिस्कस कर लिया, पाठ्यक्रम पे डिस्कस कर लिया, विषयवार टॉपिक पे, महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस कर लिए, स्रोत पे डिस्कस कर लिए। अब है कि क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए बचे हुए दिनों में, लगभग 50 दिन के आसपास, 50-55 दिन है, तो इन बचे हुए दिनों में कैसे हमें पढ़ना चाहिए उस चीज के बारे में आइए चर्चा करते हैं, ठीक है। करीब चलिए, तो अगला टॉपिक जो है, अगला हम किस चीज पे डिस्कस करेंगे कि आखिर रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति, ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। चलिए, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें सबका अपना अपना अपनी अपनी सहूलियत से जो है वो आप आगे पीछे कर सकते हो। एक जनरल क्या होना चाहिए, सामान्य तौर पे क्या आखिर हम बचे हुए दिनों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। बाकी सब कोई जो जिसमें कंफर्टेबल रहता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना रणनीति बना सकता है, ठीक है। तो हम एक जनरल रणनीति की बात करेंगे कि आखिर क्या होनी चाहिए। अगर बात करें तो अगर अभी हम देखें तो ये कितने दिन बाकी हैं, 50 दिन अगर मान कर चलते हैं तो हमारे पास 50 दिन है, ठीक है। इसमें लगभग 25 दिन, और अगले में अगर 30 को एग्जाम है, 30 सितंबर को अगर एग्जाम है तो 25 दिन उसमें आप मानो तो 50 दिन आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो 50 दिन मानकर आप चलो, इस 50 दिन को क्या करो आप 4 पार्ट में बांट दो, ठीक है। 4 पार्ट में आप बांट दो, 12 दिन, फिर 12 दिन, और ये 12 दिन, और फिर 12 दिन।
तो आप कहोगे ये 50 दिन है, ये 12 दिन है, 48 दिन हो गए। 2 दिन जो है आप इमरजेंसी के लिए आप रख लो, हो सकता है कभी कुछ हो जाए या फिर कुछ भी, कब वो 2 दिन हो गया। ठीक है, इस 12 दिन को जो है आप क्या करो, 2 पार्ट में बांट लो, या तो 10 + 2, या फिर इसको 2 में ऐसे बांट लो, 5 + 1 और 5 + 1। अब ये 5 + 1 क्या है, या फिर 10 + 2 क्या है, ये अभी हम समझते हैं। इसमें आप क्या करो कि ये 5 दिन जो है ना, ये 5 दिन आप पढ़ाई करो। ठीक है, सब्जेक्ट उठाकर आप पढ़ाई करो। और जो 6th डे है, मतलब जो 6ठा दिन है, उसमें आप क्या करो, रिवीजन करो। उसमें क्या, रिवीजन। सिमिलरली 5 दिन पढ़े, 1 दिन रिवीजन किए, फिर अगले 5 दिन पढ़े, 1 दिन रिवीजन किए। तो इस तरह से आपका ये 12 दिन का जो स्लॉट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस 12 दिन का स्लॉट जो है ये आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको अगले स्लॉट के लिए भी करना है, ये भी 3 दिन और ये चौथे, ये 4 स्लॉट आपको सेम प्रोसेस क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, 10 + 2 या फिर 5 + 1 के 2 स्लॉट। ठीक है, या तो आप 10 दिन पढ़ो और 2 दिन रिवीजन करो, या तो आप 5 दिन पे 1 दिन रिवीजन करो, 5 दिन पढ़ो 1 दिन रिवीजन, 5 दिन पढ़ो फिर 1 दिन रिवीजन। तो इस तरह से आप 12 दिन जो है ये आप कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है, तो ये तो हो गया हमारे दिन की बात। ठीक है, कि दिन को हम कैसे बांटे। ठीक, तो 12 दिन हो गया, तो 50 दिन में जो है 48 दिन की हमने बात की, और एक 12 दिन का एक स्लॉट किया। अब एक दिन जो है 24 घंटा होता है। अब एक दिन को कैसे बांटे वो हम देख लेते हैं। तो एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 8-8 घंटे के 4 स्लॉट आप लोग पढ़ लोगे, सॉरी 8-8 घंटे के 3 स्लॉट पढ़ लोगे। ठीक है, ये 24 हो गया। तो 8 घंटे सुबह में पढ़ोगे, 8 घंटे दोपहर में पढ़ोगे, और 8 घंटे रात को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा जो है और भी काम है। चलिए, तो अगर दिन, ये तो मजाक की बात थी, अगर दिन की बात करें तो 8 घंटे तो हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली 8 से 9 घंटे एवरेज अगर लेकर चले तो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, 8 से 9 घंटे प्रतिदिन हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, अब इस 8-9 घंटे को कैसे डिवाइड करें, एक दिन का है, और यही हम क्या करेंगे, ये 12 दिन के लिए, चारों स्लॉट के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा। ठीक, कि सब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले टाइम स्लॉट की बात कर लेते हैं। अगर ये 8 घंटे है, अगर ये 8 घंटे है एक दिन का, तो इसको भी आप क्या करो, 4 स्लॉट में डिवाइड कर दो। इसको भी आप क्या करो, 4 स्लॉट में डिवाइड कर दो। ठीक है, जब 4 स्लॉट में डिवाइड करोगे तो 2-2 घंटे का होगा, 2 आवर, 2 आवर, 2 आवर और फिर 2 आवर्स। इसमें 2 आवर्स जो है ये आप करेंट अफेयर के लिए आप एकदम फिक्स कर लो। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये 2 घंटे जो है, चाहे या तो आपको रात में या तो हो आपको दिन में, ये 2 घंटे, मतलब जब आप दिन की पढ़ाई शुरू करो तब उस टाइम 2 घंटे, या फिर रात की पढ़ाई जब आप दिन भर पढ़ लो तो लास्ट के 2 घंटे, ये 2 घंटे जो है करेंट अफेयर के लिए आप क्या करो, फिक्स कर लो। इस 2 घंटे में भी आप क्या करो, 1 घंटे आप क्या करो, 1 घंटे नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल, और 1 घंटे बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, 1 घंटे बिहार स्पेशल करेंट अफेयर। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे बिहार स्पेशल। ठीक है, तो 2 घंटे हो गए हमारे करेंट अफेयर के लिए। ठीक,
2 घंटे क्या हो जाएंगे, 2 घंटे आप क्या करो, फिक्स करो, 2 घंटे आप फिक्स करो कि पी बाई क्यू 1 घंटा, और कोई भी एक मॉडल पेपर, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, और 1 घंटा आप क्या करो, टेस्ट सीरीज पे दो। 1 घंटा इसको पीवाईक्यू, हाँ दोनों में से या तो आप अल्टरनेट कर सकते हो, एक दिन पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू, और एक दिन टेस्ट सीरीज, क्योंकि 2 घंटा तो लग ही जाएगा एनालिसिस वगैरह करके। तो एक दिन आप क्या करो, एक दिन पीवाईक्यू देखो, जैसे आज आपने पीवाईक्यू देखा तो अगले दिन आप टेस्ट सीरीज लगाओ, फिर अगले दिन पीवाईक्यू देखो, फिर अगले दिन आप टेस्ट पेपर लगाओ, ठीक है। तो अल्टरनेट करके इस 2 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, क्वेश्चन करो, ठीक। तो ये 4 घंटे हमारे क्या हो गए, 4 घंटे फिक्स हो गए। अब बचा हमारे पास क्या, ये 4 घंटा, ठीक है। इस 4 घंटे में हमें क्या करना है, इस 4 घंटे में हमें क्या करना है, तो इस 4 घंटे में आप क्या कर सकते हो कि 4 घंटे में 2 सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, एक साथ आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आप एक साथ लेकर चल सकते हो। 2 घंटा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 2 घंटा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो ये 4 घंटे जो है आपके कवर हो। और यही 8 घंटे का स्लॉट, यही तरीके से आपको स्लॉट 1 में भी डेली कंप्लीट करना है, स्लॉट 2 में भी, 3 में भी, और 4 में भी आपको कंप्लीट करना है। मतलब 8 घंटे जो है ये पहला दिन हो जाएगा, दूसरा दिन हो जाएगा, फिर तीसरा दिन, और इसी तरह से आपको क्या करना है। मतलब 4 घंटे आपको फिक्स रखना है किस चीज में, करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज में, और 4 घंटे आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, आपको अपना जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसको लेकर पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हम कैसे चुने, तो सब्जेक्ट जो अगर हम चुनते हैं, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट आपने चुना फिजिक्स, तो दूसरा सब्जेक्ट आप क्या चुनो, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आप चुन लो, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप लेकर चलोगे, आप देखोगे कि 4 से 5 दिन बाद ये फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो 4 से 5 दिन में फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, फिजिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आप रिप्लेस कर दो केमिस्ट्री से या बायो से, मतलब कोई एक छोटे टॉपिक से आप वहाँ पे या छोटे सब्जेक्ट से आप उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फिजिक्स मतलब सब्जेक्ट वाइज कैसे हमें ये करना है। तो ये हो गया हमारा क्या रणनीति क्या होनी चाहिए कि हमने 50 दिन को 12 दिन के स्लॉट पे 4 भाग में बांट दिया। फिर क्या होगा कि मतलब 5 दिन पढ़ेंगे, एक दिन रिवीजन करेंगे, हर दिन को क्या किया 8 घंटे के लिए बांटा, 2-2 घंटे के स्लॉट में 4 घंटे हमने फिक्स कर लिया करंट अफेयर के लिए और पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज के लिए, जिसमें 1 घंटा नेशनल इंटरनेशनल और 1 घंटा बिहार स्पेशल, और 2-2 घंटे के 2 सब्जेक्ट आप लेकर चलोगे। तो ये बात हो गई इस चीज की रणनीति, ठीक है, कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं कि आखिर हम सब्जेक्ट कैसे चुनें, ठीक है। अगर हम 4 घंटे हमें सब्जेक्ट पढ़ना है तो 4 घंटे का सब्जेक्ट हम कैसे चुनें। तो 4 घंटे का सब्जेक्ट चुनने के लिए आप क्या कर सकते हो, 4 आवर्स है हमारे पास डेली के, इस 4 आवर्स में 2-2 घंटे के ये है स्लॉट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए कि एक सब्जेक्ट आप साइंस का चुनो और दूसरा सब्जेक्ट आप क्या करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करो, ठीक है। ये साइंस वाले जो है ये छोटे छोटे हैं जो 4 से 5 दिन में आपके कवर हो जाएंगे, और जैसे जैसे कवर होते जाए आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब रिप्लेस कर सकते हो दूसरे सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या सब्जेक्ट हो गया, क्या रणनीति होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर दिनचर्या क्या होनी चाहिए, डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। तो डेली रूटीन तो कोई फिक्स है नहीं, ठीक है, किसी के लिए कोई भी डेली रूटीन फिक्स है नहीं। अगर मान लो आप एकदम स्ट्रिक्ट डेली रूटीन बनाते हो फिक्स कि हमें 8 बजे से पढ़ना ही पढ़ना है, 8 से 10 आप लिख लेते हो पढ़ना है, और 8 बजे अगले सुबह पढ़ नहीं पाते हो, तो क्या होगा, आपके मन में एक बहाना खोजेगा, आपका दिमाग बहाना खोजेगा कि अरे इसका 1 घंटा तो पार हो गया,
ऐसा करते हैं इस स्लॉट को ही छोड़ देते हैं, अगले स्लॉट से हम पढ़ेंगे। तो टाइम एकदम फिक्स्ड टाइम को लेकर आपको डेली रूटीन नहीं बनाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की हमें बनाना कैसे चाहिए, तो हमें बस टारगेट रखना चाहिए किस चीज का, 8 घंटे का हमें टारगेट रखना है कि हमें किसी भी हालत में 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब ये 8 घंटे क्या हो सकता है, 8 घंटे या तो दिन से सुबह से शाम तक हो सकता है या रात तक, या फिर जो रात को जगते हैं वो रात से सुबह तक, ठीक। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो कभी भी आप 2-2 घंटे के स्लॉट पे आप बांट लो, 2 घंटा पढ़ो फिर ब्रेक लो, फिर 2 घंटा पढ़ो फिर ब्रेक लो, फिर पढ़ो फिर ब्रेक लो। तो ये रूटीन जो है ना, ये आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप इसे फॉलो करो। बस ये है कि स्ट्रिक्ट टाइम के अकॉर्डिंग आप रूटीन नहीं बनाओ, बस टारगेट लेकर चलो कि हमें 8 घंटा पढ़ना है। क्योंकि जब टाइम के अकॉर्डिंग रूटीन बनाते हैं ना, जैसे मान लो हमने बना लिया क्या कि 7 से 9 पढ़ना है, 7 AM से 9 AM हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। फिर 10 AM से 12 AM PM पढ़ना है, 10 से 12 PM पढ़ना है। अब क्या होता है कि मान लो किसी रीजन से आप 7 से 9 नहीं बैठ पाए, 7 बजे नहीं बैठ पाए, 8 बजे बैठते हैं, तो आपका दिमाग क्या करेगा कि 1 घंटा तो निकल गया, क्यों नहीं हम 1 घंटा को स्केप कर दे, छोड़ देते हैं और अगले 1 घंटा में हम क्या करेंगे, अगले स्लॉट में पढ़ेंगे। तो इसीलिए फिक्स्ड टाइम से आप रूटीन बनाने को आप अवॉइड करना, बस टारगेट लेकर चलना कि हमें 8 घंटा पढ़ना है, चाहे कभी भी हम पढ़े। सुबह से 24 घंटा आपके पास है, 24 घंटा में आप 8 घंटे आपको निकालना है, ठीक है। 24 घंटा में अगर आप 8 घंटे निकालते हो पढ़ाई के, ठीक है, मान लो 7 घंटे आप निकालते हो सोने के, 8 7 15, फिर भी 9 घंटे आपके पास बच जाते हैं बाकी काम करने के लिए, ठीक है। तो बस 8 घंटे टारगेट रखो डेली का कि हमें कभी भी निकाले, सुबह निकाले, शाम निकाले, दोपहर निकाले, बस 8 घंटे निकालना है। तो दिनचर्या के लिए इतना है, ठीक है। सब अपनी अपनी सहूलियत से सब कोई अपना दिनचर्या बनाता है, रूटीन बनाता है, लेकिन क्या होता है बस ये कोई दिन में कोई रात में, तो ये दिनचर्या। अभ्यास, अभ्यास क्या करना है, तो अभ्यास करना क्या है, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे मान लो आपने फिजिक्स स्टार्ट किया, मान लो आपने फिजिक्स स्टार्ट किया और फिजिक्स का आप क्या पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है। फिजिक्स का आप क्या पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो। तो इसके साथ साथ कोई भी आप एक बुक का, कोई भी बुक का आप क्या करो, MCQ साथ में रखो, MCQ आप क्या रखो, साथ में रखो। जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, मान लो डे 1 पे आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, मान लो डे 1 पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, कोई भी फिजिक्स में XYZ कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, आप उस MCQ के बुक से क्या करो कि उस क्वेश्चन को आप क्या करो, लगाओ। पहला अभ्यास का ये हो गया। दूसरा हो गया PYQ, जो हम लोग इसका एक फिक्स्ड टाइम भी रखे हैं और इसके साथ भी आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज। और तीसरा टेस्ट सीरीज, उसमें भी आपका क्या होगा, अभ्यास होगा। तो ये अभ्यास होगा, ठीक है। तो ये हमारा था कंप्लीट रणनीति कि आखिर 67 PPSC के लिए क्या किए हैं, ठीक है। अब हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, डेली होमवर्क, डेली होमवर्क, ठीक है। जिसमें डेली टारगेट दिया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डेली एक टारगेट डिसाइड करेंगे कि आज हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लगातार 50 दिन तक हम क्या करेंगे, इस चीज को कवर करेंगे। तो इससे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और हमारी तैयारी भी जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए मन लगाकर।